हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग जनमत संग्रह के बारे में देखेंगे। जनमत संग्रह या मतपत्र उपाय एक प्रस्ताव कानून या राजनीतिक मुद्दे पर मतदाताओं उनके प्रतिनिधियों के बजाय द्वारा प्रत्यक्ष वोट है। एक जनमत संग्रह या तो बाध्यकारी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई नीति को अपनाया जा सकता है। यह सलाहकार बड़े पैमाने पर जनमत संरक्षण की तरह कार्य करता है। रेफरेंडम लैटिन क्रिया रेफरे का जेरेंडिव रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस ले आना, और अविभाज्य जिसका अर्थ होता है यहाँ वापस। चूंकि जेरेंडिव एक विशेषज्ञ है, इसे लैटिन में अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे किसी संज्ञा से जुड़े संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रोपोसिटम क्वाड रेफरेंडम एस्ट, एक प्रस्ताव जिसे लोगों तक वापस ले जाना चाहिए। जेरेंडिव में क्रिया योग को जोड़ना आवश्यक और मजबूरी के विचार को दर्शाता है, जो करना चाहिए बजाय इसके जो करने के लिए उपयुक्त है। अंग्रेजी में संज्ञा के रूप में इसका उपयोग किसी विदेशी शब्द का कड़ाई से व्याकरणिक उपयोग नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक नई पीढ़ी गढ़ी गई अंग्रेजी संज्ञा है जो अंग्रेजी व्याकरणिक उपयोग का अनुसरण करती है, न कि लैटिन व्याकरणिक उपयोग का। यह अंग्रेजी में बहुवचन के रूप में निर्धारित करता है, जिससे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार रेफरेंडम होना चाहिए। अंग्रेजी में बहुवचन के रूप में रेफरेंडा का उपयोग इसे लैटिन शब्द के रूप में मानते हुए और इस पर लैटिन व्याकरण के नियमों को लागू करने का प्रयास करते हुए लैटिन और अंग्रेजी व्याकरण दोनों के नियमों के अनुसार असमर्थनीय है। बहुवचन के रूप में रेफरेंडा का उपयोग ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा गेरुड एवं गेरेंडवी के रूप में काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो दोनों मामलों में इस तरह से उपयोग के अनुसार खारिज करता है। जनमत संग्रह तार्किक रूप से बहुवचन के रूप में बेहतर है, जिसका अर्थ है एक मुद्दे पर मतपत्र। जनमत संग्रह का कोई बहुवचन नहीं है। यह एजेंडा से वो मामले जिन्हें आगे बढ़ाना चाहिए प्रेरित करने या आगे बढ़ाने से संबंधित है, और ज्ञापन वो मामला जिसे याद रखना चाहिए। मेमोरों से ध्यान में लाने के लिए, कोरिजेंडा से रेजो से नियम बनाने के लिए, सीधा करने के लिए वे चीज़ें जिन्हें सीधा किया जाना चाहिए आदि से संबंधित है। जनमत संग्रह शब्द का आधुनिक उपयोग में आमतौर पर समान अर्थ है और लैटिन प्लेबिस्टा से आया, जिसका मूल रूप से रोमन गणराज्य की लोकप्रिय सभा का एक फरमान था। आज एक जनमत संग्रह को अक्सर जनमत संग्रह में के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन कुछ देशों में दोनों शब्दों का उपयोग अलग अलग प्रकार के कानूनी परिणामों वाले वोटों को संदर्भित करने के लिए अलग तरीके से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह को अक्सर संघीय संविधान को बदलने के लिए किया गया वोट कहा जाता है, और जनमत संग्रह को ऐसा वोट कहा जाता है जो संघीय संविधान को प्रभावित नहीं कर सकता। हालांकि यह गलत है, क्योंकि सभी संघीय जनमत संग्रह संवैधानिक मामलों पर नहीं होते, जैसे कि 1916 का ऑस्ट्रेलियाई भर्ती जनमत और राज्य के वोट, जो इस तरह संघीय एवं राज्य के संविधान को प्रभावित नहीं करते। उन्हें अक्सर जनमत संग्रह कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इनका उपयोग ऑस्ट्रेलिया के लोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। जनमत संग्रह को जनमत संग्रह का दूसरा नाम माना जाता है। आयरलैंड में जनमत संग्रह का तात्पर्य संविधान को अपनाने के लिए मतदान से है, लेकिन इतिहास में संशोधन के लिए बाद में किए गए मतदान को जनमत संग्रह कहा जाता है, जैसा कि किसी गैर संवैधानिक विधेयक पर मतदाताओं को मतदान को कहा जाता है। माना जाता है कि जनमत संग्रह का नाम और उपयोग 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्विस कैटन ऑफ ग्रुम्बडन में शुरू हुआ था। 20वीं सदी के मध्य में जनमत संग्रह की संख्या में कमी आने के बाद 1970 के दशक में एक राजनीतिक उपकरण के रूप में जनमत संग्रह की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। इस वृद्धि का श्रेय जनता के राजनीतिक दलों से अलग होने को दिया जाता है, क्योंकि विशिष्ट नीतिगत मुद्दे जनता के लिए पार्टी पहचानकर्ताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इसके साथ ही अगर बात की, जनमत संग्रह शब्द में कई अलग अलग अर्थ समाहित है, जैसे शब्दावली उपयोग के आधार पर अलग। जनमत संग्रह बाध्यकारी एवं सलाहकार हो सकता है। कुछ देशों में इन दो प्रकार के जनमत संग्रह के लिए अलग अलग नामों का उपयोग किया जाता है। जनमत संग्रह को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, उन्हें कौन आराम करता है। डेविड ऑल्टमैन 4 आयामों का प्रस्ताव करते हैं कि उनके आधार पर जनमत संग्रह को वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिवार्य जनमत संग्रह एक प्रकार का जनमत संग्रह है जिस पर मतदान करना आवश्यक होता है। यदि कुछ शर्तें पूरी होती है, कुछ सरकारी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें जनता के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती।
जनमत संग्रह का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में अनिवार्य जनमत संग्रह का उपयोग आमतौर पर संवैधानिक परिवर्तनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने और कुछ प्रकार के सार्वजनिक व्यय के लिए कानूनी रूप से आवश्यक कदम के रूप में किया जाता है। अनिवार्य जनमत संग्रह के विशिष्ट प्रकारों में शामिल है संवैधानिक परिवर्तन। कुछ देश एवं स्थानीय सरकारें अनिवार्य जनमत संग्रह के साथ किसी भी संवैधानिक संशोधन को लागू करना चुनती है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और 50 अमेरिकी राज्यों में से 49 शामिल है। वित्तीय जनमत संग्रह कई इलाकों में सरकार को कुछ बॉन्ड जारी करने, एक निर्दिष्ट राशि से अधिक कर बढ़ाने या कुछ निश्चित मात्रा में ऋण लेने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में राज्य सरकार राज्यव्यापी बॉन्ड प्रस्ताव में सार्वजनिक $3 लाख से अधिक उधार नहीं ले सकती। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी में अंत से लेकर दुनिया में सैकड़ों राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित किए जा चुके हैं। 1848 में आधुनिक राज्य के रूप में इसमें उद्घाटन के बाद से स्विट्जरलैंड में लगभग 600 राष्ट्रीय वोट आयोजित किए गए। इटली 78 राष्ट्रीय जनमत संग्रह के साथ दूसरे स्थान पर। 72 लोकप्रिय जनमत संग्रह रेडिकल पार्टी द्वारा प्रस्तावित किए गए। 4 संवैधानिक जनमत संग्रह, 1 संस्थागत जनमत संग्रह और 1 सलाहकार जनमत संग्रह। नागरिक अधिकार जनमत संग्रह या मानवाधिकार जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई भी कार्य है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं एवं संघों को प्रदान करने या संशोधित करने पर मतदान की अनुमति देता है। इस तरह के जनमत संग्रह को अक्सर एक ऐसे साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसके द्वारा सरकार के न्यायिक एवं विधायिक कक्षों के बजाय राजनीति में मतदान करने वाली जनता का बहुमत एक निर्धारित किया जा सकता है। राज्य को क्या मान्यता देनी चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, जबकि नागरिक अधिकार संगठनों और पेशेवर निकायों द्वारा ऐसे जनमत संग्रह की कड़ी आलोचना की गई है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता का बहुमत समकालीन पूर्वाग्रहों के अनुसार कमजोर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मतदान कर सकता है। वित्तीय जनमत संग्रह, जिसे बजट जनमत संग्रह के रूप में जनमत संग्रह का एक रूप है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधन। यह हमेशा सरकार के सार्वजनिक बजट के कुछ हिस्सों से संबंधित होता है और नागरिकों को व्यक्तिगत बजट मुद्दों पर सीधे वोट करने की अनुमति देता है। खनन जनमत संग्रह का एक प्रत्यक्ष और सार्वभौमिक वोट है जिसे पूरे मतदाताओं को खनन प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। खनन जनमत संग्रह 2002 में पेरू के टेम्बो ग्रांडे में, 2003 में अर्जेंटीना के एक्सेल और 2021 में इक्वेडर के क्विंका में आयोजित किए गए। तीनों मामलों में प्रत्येक में से स्थानीय समुदायों ने अपने क्षेत्र में नई खदानों की स्थापना को अस्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता जनमत संग्रह का एक प्रकार का जनमत संग्रह है जिसमें किसी क्षेत्र के निवासी यह तय करते हैं कि उस क्षेत्र को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनना चाहिए या नहीं। स्वतंत्रता जनमत संग्रह, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के लिए वोट होता है, हमेशा अंततः स्वतंत्रता में परिणत नहीं होता है। यह यूरोपीय संघ से संबंधित जनमत संग्रह या यूरोपीय समुदायों से संबंधित जनमत संग्रहों की सूची है जो यूरोपीय संघ के प्रवर्तित है। 1972 से यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, उम्मीदवार राज्यों और उनके क्षेत्रों द्वारा कुल 48 जनमत संग्रह आयोजित किए गए थे। साथ ही यूरोपीय संघ के बाहर के देशों में कई अतिरिक्त जनमत संग्रह आयोजित किए गए। जनमत संग्रह सबसे आमतौर पर इस विषय पर आयोजित किए गए परिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ का सदस्य बनना है नहीं। हालांकि यूरोपीय संघ को सदस्यता को मंजूरी देने या संधि अनुसमर्थन के हिस्से के रूप में किसी भी उम्मीदवार देश को जनमत संग्रह कराने की आवश्यकता नहीं। अन्य यूरोपीय संघ से संबंधित जनमत संग्रह यूरो को अपनाने और अन्य यूरोपीय संघ से संबंधित नीतियों में भागीदारी पर आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह में आमतौर पर मतदाताओं को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के बीच सीधा विकल्प दिया जाता है, जिससे जो है वो वोट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जनमत संग्रह को अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है। जनमत संग्रह के पहले के विवादों में वादी अक्सर जनमत संग्रह को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक चुनौती 2017 में स्पेनिश संवैधानिक न्यायालय ने कैटलोनिया की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह को निलंबित कर दिया। जनमत संग्रह के बाद के विवादों में परिणाम को चुनौती देते हैं। ब्रिटिश अदालतों ने ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद की चुनौतियों को खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकारों ने पारंपरिक रूप से जनमत संग्रह विवादों में हस्तक्षेप नहीं किया। 2021 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने अपने फैसले टुप्लाक और मराक बनाम स्लोवानिया में अपने अधिकार क्षेत्र में जनमत संग्रह तक बढ़ा दिया, जिसकी शुरुआत 2 विकलांग मतदाताओं ने मतदान स्थल तक पहुंच कर भी ली थी।
ये थी जनमत संग्रह से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।